आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ईआरपी वर्ल्ड। मेरे साथ मौजूद है मेरे मेहमान मोहम्मद आसिफ साहब और नदीम असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वालेकुम जैसा सलाम। कल आप लोग डिस्कस कर रहे थे एचआर के ऊपर, ईआरपी टेक्नो वर्ल्ड के, तो एचआर के जो एम्प्लॉय एंट्री के ऊपर तो ब्रीफली डिस्कस हो गया था। बाकी उसके कुछ हेड्स रह चुके थे। तो नदीम साहब, हमारे व्यूवर्स को आप बाकी हेड्स के बारे में बताना पसंद फरमाएंगे कि बाकी हेड्स ईआरपी ने क्या क्या एचआर में इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। जी जुबैर भाई, वालेकुम अस्सलाम। जुबैर भाई, हमने डिस्कस किया था कि एचआर जब आप खोलते हैं उस मॉड्यूल को क्लिक करते हैं तो एम्प्लॉय फॉर्म सामने आता है, जिसमें हमने कल देखा कि एम्प्लॉय को एंटर कैसे करना है, उनके सैलरी रेट कैसे एंटर करने हैं। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक आता है अटेंडेंस का, कि हमने एम्प्लॉय की अटेंडेंस कैसे कंडक्ट करनी है। अच्छा, इसमें अटेंडेंस के दो तरीके हैं कि एक तो सॉफ्टवेयर ऑटो अटेंडेंस लेता है, यानी हम एक स्पेसिफिकेशन देते हैं, जो मशीन अगर स्कूल में लग जाए तो हम उस मशीन को अटैच कर देते हैं सॉफ्टवेयर के साथ। तो उसमें हर इम्प्लाई जो आता है वो अपना बायोमेट्रिक देगा या आई स्कैनिंग देगा या फेस स्कैनिंग देगा, व्हाटसोएवर जो भी सिलेक्ट कर ले। तो उस सिलेक्शन के बाद वो ऑटो पे उसकी अटेंडेंट मार्क हो जाएगी, यानी उस टाइम पे किस टाइम पे वो इन हुआ। इसी तरह वो जाते हुए फिर वो स्कैनिंग देगा और फिर वो उसका टाइम आउट जो है वो उस पर सिलेक्ट हो जाएगा। यानी ये तो है ऑटोमेटेड तरीका सॉफ्टवेयर का, कि वो एक मशीन इंस्टॉल करें और मशीन इंस्टॉल करके वो उससे हम अटैच कर दें सॉफ्टवेयर को, और उन्हें कुछ ना लिखना पड़े, कुछ ना करना पड़े। अब ये एक एम्प्लॉय का तरीका है। अब दूसरा तरीका भी है एम्प्लॉय का अटेंडेंस का, कि आप ये भी कर सकते हैं। हमने इसे मैनुअल अटेंडेंस के नाम से भी एक बनाया हुआ है पेज, जहाँ पे अगर वह अटेंडेंस में जाएंगे, वहां पे ऐड अटेंडेंस करेंगे, तो आपके सामने डेट आ रही होगी, डिपार्टमेंट आ रहा होगा, और टाइम इन और टाइम आउट आ रहा होगा, जो हमारा डिसाइडेड होगा। आप इसको सिलेक्ट करके जब इसको पॉपुलेट करेंगे तो नीचे एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी। आपने उस लिस्ट में जो टाइम इन और टाइम आउट अपना सिलेक्ट करके अगर उसे चेंज करना है, अगर आप ऑटो पे पीछे कंट्रोल पैनल में हम टाइम जो है वो फिक्स कर देते हैं, तो फिर वो फिक्स टाइम आ रहा होगा। अगर आपने उसे चेंज भी करना हो तो वो टाइम चेंज करके आप उसे पॉपुलेट करेंगे और मार्क ऑल का बटन दबा देंगे, जो कि ग्रीन कलर में नजर आ रहा होगा। तो वो सब पे वो टाइम मार्क हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि वो सारे स्टाफ मेंबर प्रेजेंट हैं। अब उसमें चूंकि ज्यादा रेशो जो है वो प्रेजेंट की होती है, कम लोग एब्सेंट होते हैं, तो उसमें जो एक दो तीन चार इंप्लॉइज एब्सेंट हैं, उनका लीव टाइप का आप जब ड्रॉप डाउन खोलेंगे तो वहां पे आ रहा होगा कि लीव कैजुअल लीव्स है या मैटरनिटी लीव है या उनकी जो एब्सेंट है। अगर उन्होंने कोई इन्फॉर्म नहीं किया तो आप एब्सेंट को क्लिक कर देंगे, वो आगे से टाइम उसका ऑफ हो जाएगा, टाइम इन और टाइम आउट। इस तरह आप उसकी एक दिन की सारी अटेंडेंस मार्क करके उसको सेव कर देंगे। हर रोज अगर आपने मैनुअल अटेंडेंस मार्क करनी है तो यही अटेंडेंस मार्क करेंगे। अच्छा, इसका फायदा हमें ये होगा कि जब हम अगला बिल्कुल रीसेंट इससे नेक्स्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय सैलरी के हवाले से, तो जब हम सैलरी जनरेट करते हैं वहां पे हमने दो दिए हुए हैं कि आपने सैलरी जनरेट करनी है एज पर अटेंडेंस। जब आप एज पर अटेंडेंस सैलरी जनरेट करेंगे तो ये वाली अटेंडेंस हमें उधर काम आएगी, कि वो इस अटेंडेंस से टाइम उठाएगा। यानी हमने जो एसओपी सेलेक्ट किए होंगे कंट्रोल पैनल में, कि अगर एक इम्प्लाई लेट से 2 दिन 5 मिनट लेट आता है तो उसके एक छुट्टी कटनी है, एक एब्सेंट लगनी है। अगर 3 दिन लेट आता है, व्हाट्सोएवर जो भी अदारा हमें वो डिफाइन करेगा रूल, हम उसे कंट्रोल पैनल में डिसाइड कर देंगे। अब वो वहां से उठाएगा कि एक एम्प्लाई जो 3 दिन मुसलसल लेट आया तो इसका मतलब एक एब्सेंट उसकी चार्ज कर लेनी चाहिए। अब एक एक महीने में एक कैजुअल लीव अलाउड है, तो अगर उसने दूसरी की है तो वो दूसरी कैजुअल लीव को एब्सेंट मार्क कर देगा खुद ही।
यानी ये चीजें हमें फिर अटेंडेंस वाली इम्प्लॉय सैलरीज में काम आए। अच्छा, इसके लिए हम फर्दर भी डिस्कस करते रहेंगे अटेंडेंस, लेकिन अब अगले पोर्शन पे जाएं, क्योंकि लिंक है इसके साथ, अटेंडेंस के साथ, एम्प्लॉय सैलरी पे। जब आप एम्प्लॉय सैलरी खोलेंगे, उसमें सबसे पहला आ रहा होगा कि ओपनिंग बैलेंस पोस्ट करने हैं अपने एम्प्लॉय के। अच्छा, ये सिर्फ वन टाइम होता है। अगर कोई स्कूल ऐसा जो पहले से रन हो रहा हो और वो सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करे, तो वहां पे हम स्टाफ के ओपनिंग डालते हैं, और ओपनिंग को एक दफा हम पोस्ट कर देते हैं, ताकि उसके लेजर मेंटेन हो जाए सारे लेजर्स में। जैसे प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन है, जैसे सिक्योरिटी की डिडक्शन है, जैसे उसके एडवांसेस हैं, इस तरह की कोई भी चीज है वहां अपडेट हो जाएगी उसके लेजर में ओपनिंग बैलेंस के तौर पे, जब हम ओपनिंग पोस्ट करेंगे। अच्छा, इसके इससे आगे जाएं तो वहां आएगा जनरेट मंथली सैलरी। तो आपने वो जनरेट सैलरी पे जाना है, उसे क्लिक करना है, ऐड सैलरी पे जाना है, वहां पे मंथ सेलेक्ट करके जब आपने सर्च करनी है, तो आपके नीचे सारे इम्प्लॉयज जो हैं वो आ जाएंगे। अब वो जो इम्प्लॉयज आ जाएंगे उनकी आपने, जैसे मैंने पहले ही अटेंडेंस में बताया कि ऊपर हमने दो पोर्शन बनाए हुए हैं उसके। अब उन दो पोर्शन में देखें तो एक तो उस सैलरी को जनरेट करना है आपने एज पर अटेंडेंस के, अटेंडेंस के मुताबिक। और एक हमने पोर्शन इसलिए दे दिया है कि कंफ्यूजन ना हो, अगर किसी ने अटेंडेंस नहीं लगाई तो वो फुल मंथ पे सैलरी चार्ज कर दे। और फुल मंथ देखें, एज पर स्टैंडर्ड हम 30 दिनों का ले रहे हैं इसमें, लेकिन किसी भी इदारे की डिमांड के मुताबिक उसे किया जा सकता है कि नंबर ऑफ डेज में जो एक महीने में होते हैं वहां पे भी किया जा सकता है। लेकिन हम फुल मंथ को 30 दिनों का मंथ ले रहे हैं, यानी हम हर महीने को 30 दिन अकाउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने मंथ सिलेक्ट करना है, दूसरी सिलेक्शन करनी है कि आपने एज पर अटेंडेंस सैलरी बनानी है या फुल मंथ की बनानी है। ये दोनों चीजें सिलेक्ट करके जब आपने सर्च में जाना है, तो नीचे इम्प्लॉय की लिस्ट आ जानी है, और उनके फॉर्म पे जो हमने सैलरी पोर्शन डिसाइड किया था कि उसकी बेसिक कितनी है, उसके अलाउंसेस कितने हैं, उसकी डिडक्शन में सिक्योरिटी है या डिडक्शन में पीएफ है, व्हाट्सएवर जितनी चीजें हैं डिडक्शन में, वो हमने उसके फॉर्म पे सिलेक्ट की थी। ये वहां उस फॉर्म से उसका सैलरी रेट उठा लेगा और आपने इसे सेव कर देना है। अच्छा, यहाँ तक आपने बिला तकल्लुफ सेव करना है, यानी यहाँ तक हमारे पास अभी उसके लेजर मेंटेन नहीं हुए, आपने वो सैलरी सेव कर दी। इसके बाद एम्प्लॉय सैलरी में ही दूसरा पोर्शन है कि आपने एडेड मंथली सैलरी में जाना है। अगर तो आपका इतना सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि आपको मंथली सैलरी उसके फॉर्म रेट से एडिट नहीं करनी पड़ती, या आप अटेंडेंस की बेस पे सैलरी लगाते हैं, तो फिर तो एडिट के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप फुल मंथ की सैलरी लगा देते हैं, यानी आपने अटेंडेंस वाला मॉड्यूल यूज ही नहीं किया, तो फिर आपको दिन एडिट करने पड़ते हैं मैनुअली। अब जब आप एडिट में जाएंगे, तो आप फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसे सर्च करेंगे, आपके पास नीचे हर इम्प्लाई की सैलरी आ रही होगी और साथ एडिट का बटन आ रहा होगा। आप जिस इम्प्लाई को एडिट करना चाहते हैं, वो एडिट का बटन दबाएंगे। वहां आप अपनी मर्जी से डेज चेंज कर सकते हैं, अगर डेज नहीं चेंज करने, मर्जी से सैलरी रेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये चेंज आपकी सिर्फ करंट मंथ के लिए होगी। अगर आप अगले महीने की सैलरी शीट बनाते हैं, तो फिर वो फॉर्म से ही फिगर उठाएगा। अगर किसी की मुश्किल चेंज करनी हो, तो उसके लिए एडवाइस ये है कि जब वो सैलरी एडिट करे, तो साथ ही उसका फॉर्म भी एडिट कर दे, अगर मुश्किल किसी की सैलरी में चेंज करनी हो। तो इस तरह ये एडेड सैलरी है। अब यहाँ तक भी ओपन है, यहाँ तक भी आप फिक्स नहीं हुए कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तीसरी स्टेज इसमें आती है पोस्ट अक्रूवल की, कि सैलरी की अक्रूवल पोस्ट करनी है, पेबल्स क्रिएट करने हैं आपने, जो हर मंथ की आखिरी डेट में होने चाहिए। या अगर आप लेट भी हो जाए, अगले महीने की पहली 2 3 4 को आप एक्रूवल्स पोस्ट करते हैं, तो पोस्टिंग फिर भी हमने मंथ की एंडिंग डेट पे ही रखी हुई है। इसकी जो ऑटो पे पोस्ट करता है वो मंथ एंड पे ही करता है हमेशा। अब वो अक्रूवल पोस्टिंग के लिए भी ऐसी ही एक विंडो आएगी, आपने मंथ सेलेक्ट करना है, उसे ओके करना है, नीचे सैलरीज आ जाएंगी। एक फिर रेड बटन आ रहा होगा फाइनलाइज का,
तो वो जो रेड बटन है उसको रेड किया ही इसलिए गया है कि वहां पे आपने मुहतात हो जाना है। अगर सैलरी अप्रूवल पोस्ट हो गई तो उसमें फिर चेंज नहीं होगी। वहां पे आपने मुहतात होके फिर एक दफा देख लेना है कि हमें किसी की एडिट करने की जरूरत तो नहीं है, वगैरह वगैरह। अगर आप श्योर हैं कि सैलरी यही है और सारे एम्प्लॉयज क्लियर हैं, तो आप वो फाइनलाइज का बटन दबा देंगे। वो बटन दबाएंगे तो वो एक मैसेज आपको दोबारा से देगा। यानी ये सिर्फ कॉन्शियस करने के लिए मैसेज रखा गया है कि जब आप अप्रूवल पोस्ट कर रहे हो तो आपने कहाँ पे ज्यादा कॉन्शियस हो जाना है। तो हम्म। आप वहां पे कॉन्शियस हो जाएंगे कि मैं सही अप्रूवल पोस्ट कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर गलत कर रहे हैं तो उसे कैंसिल कर दें। दोबारा एडिट करके, सॉरी, दोबारा एडिट करके आप दोबारा आए। तो ये है अक्रूवल पोस्टिंग का तरीका। आप अक्रूवल पोस्टिंग का मतलब है कि इम्प्लाइज के लेजर जो है उनमें पेएबल सैलरी जो है वो डाल गई। अब रह गई सैलरी की पेमेंट, जो कि हम फिर पेएबल से करेंगे। और इसकी जितनी अक्रूवल पोस्टिंग में जितने पीछे जेवीज डिसाइड होते हैं पेएबल डालने के लिए, वो सारे जेवीज वो ऑटो पे मेंटेन करता है। अगर आपके 300 इम्प्लाइज हैं तो वो 300 जेवीज डालेगा उसके लेजर अपडेट करने के लिए, और वो ऑटो पे डालेगा। आपने सिर्फ वन क्लिक करना है इसमें उसे। सर मेरा एक और छोटा सा जेवी क्वेश्चन आपसे अप्रूवल के ये है टाइम पे गिल साहब, डलेंगे। इसमें मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके साथ कि देखें डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर तो हम सब ने यूज किए हुए हैं। एक सैलरी पोस्टिंग जब होती थी डेस्कटॉप में, वहां पर 3 टाइम पोस्टिंग होती थी, मतलब 1 बाय 1 ना एंट्री की जाती थी वहां पर। या एक्सेल बनाने, एक्सेल में आपने 1 बाय 1 उसके आगे पेड लिखना होता है कि अभी इसकी सैलरी हुई है, इसकी सैलरी, वो दोबारा रिपीट चेक करना पड़ता है। तो इसमें जिस तरह आप बता रहे हैं 1 टाइम जो सिंगल पोस्टिंग के ऊपर सारी चीजें हो जाएंगी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप, ताकि हमारे यूजर्स को पता लगे 1 टाइम असल में क्या चीज, आप किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके जुबैर भाई एक अदारे में 100 इम्प्लाइज भी हैं इवन देन, तो आप उसका पुराने सिस्टम के मुताबिक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उन सिस्टम में हम उनका एक जेवी रिकॉर्ड करते थे मंथ एंड पे। उस जेवी में हम सैलरी पेएबल को क्रेडिट कर रहे होते थे और सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर रहे होते थे। और वो जेवी डालने का मतलब ये है कि आप 200 एंट्रीज उस जेवी में करेंगे, और 200 एंट्रीज करने पे टाइम कितना टेक करेंगे वो मेरे ख्याल में आप बहुत बेटर जानते हैं इसे, कि कितना जी सर। टाइम उस पे स्पेंड उसमें होता एक है तो टाइम 200 बड़ा एंट्रीज रिक्वायर्ड, उसमें एक टाइम बड़ा रिक्वायर्ड है, और एक आध एंट्री अगर गलत हो जाए, या कोई एक आध एंट्री मिस हो जाए, तो वापस डिलीट करके उसे दोबारा से आपको एंट्री करनी पड़ती थी उसमें। यस, वो टाइम टेकिंग भी होता है और मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, हम्म। जब आप ऑटो पे नहीं रहते तो। फिर हम वो जेवी रिकॉर्ड करते थे, उसके बाद भी हम पेमेंट वोचर भी हर इम्प्लाई का अलहदा डालते थे। यानी इसका मतलब है कि दो दो ट्रांजैक्शन आप इम्प्लाई की पेमेंट के लिए भी करते थे। हम्म। लेकिन ईआरबी में ये है कि आप वन क्लिक पे सारी पोस्टिंग करते हैं अप्रूवल्स की। और उसके बाद इसका अगला पोर्शन है पेमेंट करने के लिए पोस्ट पेमेंट वोचर का। जब आप उस पे जाते हैं, आप मंथ सेलेक्ट करते हैं, तो आपके नीचे एक लिस्ट खुल जाती है। उसमें अब दो सहूलतें सीआरपी में दी हुई हैं कि आपने अगर पूरी पूरी लिस्ट को वैसी ही सैलरी पे कर दी है जैसी आपने अप्रूवल डाली थी, जितनी अप्रूवल डाली थी उतनी पेमेंट कर दी है पूरी, तो आप वो पूरी पूरी पेमेंट आगे लिख के पोस्ट कर देंगे। और एक ही आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर वो पेमेंट वोचर डाल देगा। अब वो पेमेंट वोचर कहाँ से डालेगा, ये लिंक अगेन हमने किया हुआ है उसके इम्प्लाई फॉर्म के ऊपर। जैसा मैंने बताया था, एक पेमेंट का पोर्शन बनाया हुआ है, वहां एक पेज बनाया हुआ है। तो वहां पे जो आपने पेमेंट इंस्ट्रक्शंस दी होंगी ईआरपी को, तो ये उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए पेमेंट वोचर डाल देगा। मीन्स कि अगर अच्छा, बैंक है इसमें तो एक, बैंक में चल जाए, कैश है तो कैश में निकल जाएगा जो यस, उसमें। जो भी आपने पेमेंट इंस्ट्रक्शन दी है कि इसे कैश में सैलरी देनी है, बैंक में देनी, बैंक से ट्रांसफर होनी है, चेक देना है, आपने जो भी आपने उसे इंस्ट्रक्शन दी है, उसके मुताबिक वो कैश पेमेंट बैंक पेमेंट वोचर डाल देगा उस फॉर्म के मुताबिक। हम्म। अब इसमें एक चीज और बड़ी सहूलत क्रिएट की गई है। जैसे हम कोरोना के दिनों में थोड़े परेशान हुए थे कुछ स्कूल्स में, कि हमने कुछ स्टाफ मेंबर्स को 50% सैलरी दे दी, कुछ को 20% दे दी, कुछ को बिल्कुल एटी सर। परसेंट दे दी, 20% होल्ड कर ली। तो वो जो सैलरीज होल्ड करना है,
इसमें आप अगर सैलरी की शॉर्ट पेमेंट भी कर दें किसी एम्प्लॉय को, तो आप उतनी अमाउंट कम लिखें, और अगर बिल फर्ज आपने 2 दिन बाद बाकी अमाउंट भी पे करनी है, तो आप दोबारा से पेमेंट वोचर पे जाएं, वही विंडो पे आए, वहां पे बाकी वाली अमाउंट भी लिख के उसे पोस्ट कर दें, तो उसकी दो मतलब एंट्री रिमेनिंग उसके अमाउंट लेजर उसकी में वहां आ पर जाएंगी। शो हो रही होगी, और वो उसमें फैसिलिटी है कि दोबारा रिमेनिंग अमाउंट को वो पे कर देगा। यस, यस, और वो रिमेनिंग ही पे करेगा, उससे ज्यादा नहीं पे करेगा, ये भी चेक लगे हुए हैं। यानी हम्म। मिस्टेक के चांसेस तकरीबन जीरो है, कि वो ये हो ही नहीं सकता कि एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपया लिखी हुई है और उसे 1 लाख 1 हजार पे हो जाए। 1 हजार पे नहीं होगा उससे ऊपर। यानी सैलरी रेट वही होगा जो आपने अप्रूवल में डिसाइड किया, उसी की पेमेंट होगी। उसे आप 2 पोर्शन में कर लें, 3 में, 10 में, जो आपका सिस्टम है। जहां पे आप जैसे कोरोना में हमने बहुत सारे स्कूलों में देखा था कि हमने 2-2 3-3 पोर्शंस में सैलरी पे की थी, तो वहां पे आके ये विंडो ने हमें बहुत हेल्प आउट किया था कि हमें बार बार वोचर नहीं डालने पड़े। हमने सिर्फ जाके अमाउंट लिखी और पोस्ट कर दी। इसी तरह जुबैर भाई, जब इससे आगे हम चलेंगे, सैलरी जनरेट करने से, एडिट करने से, अप्रूवल पोस्ट करने से और पेमेंट पोस्ट करने से आगे हम चलेंगे, तो सर हमने मैं इसमें थोड़ा एक सा आपसे पोर्शन यहाँ बनाया हुआ है। सर इस पॉइंट तक ना आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जैसा हमने बात की थी कि डेस्कटॉप में आपने बताया था कि उसमें बड़ा एक लेंथी काम है और बड़ा टाइम टेकिंग काम है। तो जितना ये आपने अभी ब्रीफ किया है सैलरी बनाने से लेके सैलरी पोस्टिंग एक्रूवल तक और पेमेंट पोस्टिंग तक ना, तो इसमें हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? जुबैर भी देखें, ये तो है 1 क्लिक की बात। अगर आपकी रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी है, देखें इस सॉफ्टवेयर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप रियल टाइम पे एंट्री कर रहे हैं। मसलन आपने अटेंडेंस लगानी है, आप रोजाना की बेस पे अगर मैनुअल भी लगा रहे हैं तो रोजाना की बेस पे लगाएं। उससे भी ज्यादा अच्छी चीज ये है कि आप मशीन रख लें, वो स्कैन करेगी, अटेंडेंस ऑटो पे लग जाएगी, यानी वो तो आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी खत्म होगी कि आपने अटेंडेंस लगानी है। हम्म। और अगर एज पर अटेंडेंस कैलकुलेशन आप वो बना देते हैं सैलरी उसके एसओपीज डिफाइन करके, तो फिर तो आपको एडेड की हमने डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की बात की थी कि उसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड था। नदीम साहब आंसर कर रहे थे कि उसमें हमें ये जो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर अगर रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी हो, रियल टाइम पे एंट्री हो, तो हमें विद इन सेकेंड्स हम लोग इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो जी जी जुबैर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। नदीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अगर हमारा डाटा एंट्री डेली बेस पे है, इवन डेली बेस पे ना भी हो, तो सैलरी जो बनाना ना वो इतना इजी है इस पे, क्योंकि यहाँ पे हमने सिस्टम को बताना नहीं है एंट्री करते टाइम कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। ये हम्म। जब हम यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड करते हैं तो उस टाइम जो फॉर्म फिल करते हैं ना, वहाँ पे हम सारा क्राइटेरिया दे चुके होते हैं। वहां पे हम सिस्टम को ये बता चुके होते हैं कि 3 अगर शॉर्ट लीव्स हैं या 3 डेज अगर एम्प्लॉय लेट आता है तो उसकी डिडक्शन कैसे करनी है। ठीक है, अगर वो एक से ज्यादा लीव करता है तो उसकी डिडक्शन कैसे करनी है। ठीक है, अगर वो मतलब एक जो क्राइटेरिया सैलरी बनाने का, जो भी हमारे एसओपीज होते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं किसी भी इदारे की, वो वहां पे हमने सैलरी की अमाउंट से लेके टाइमिंग इन और आउट, उसकी टाइमिंग क्या है, और लीव्स की डिडक्शन कैसी है, अगर कोई एडवांस उसने लिया हुआ है उसकी डिडक्शन कैसी है, वहां पे हमने सारा कुछ सिस्टम को बता देना है। जब वहां पे हमने सारा कुछ बताया हुआ है, तो अब हर मंथ हमें कुछ, जब तक वो हमारे पास एम्प्लॉई है, जब तक के उस सैलरी में कोई चेंज नहीं आ जाती। अब वो चेंज जो है ना, उसकी जाहिर बात है, कोई एनुअल इंक्रीमेंट भी हो सकता है, उसका परफॉर्मेंस बेस इंक्रीमेंट भी हो सकता है। बोनस हो उसकी सकता है। परफॉर्मेंस अच्छी, वो उसकी सैलरी में मजीद कमी बेशी भी हो सकती है, या ड्यूरिंग द ईयर अगर वो एडवांसेस लेता है तो एडवांसेस की वजह से कोई उसमें थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है। तो असल में क्राइटेरिया जब हमने एक बार दे दिया, ये ऐसे ही मैं इसको लिंक करूंगा जैसे बच्चे का, स्टूडेंट का चालान हमारा सिस्टम बनाता है 1 क्लिक के ऊपर, कि एक बार जस्ट हमने सिस्टम को बताना है और उसके बाद हमारा चालान जो ना वो ओके हो जाता है, और सिर्फ प्रिंट करना होता है हर मंथ हमने, बाकी कुछ बिल्कुल। नहीं करना होता। इसी तरह सैलरी में जब हमने मीन्स एक के फॉर्म मीन्स अच्छा के आप जो आप कह रहे हैं जिस तरह बाकी हमें बनाना पड़ता है, एक्सेल शीट बनानी पड़ती है, वो चीजें सॉफ्टवेयर ने खत्म कर दी हैं। तो अब ये तो बड़ी इजी हो गया है। बाकी जितने भी हमारे यूजर्स हैं, बाकी सॉफ्टवेयर यूजर, अगर वो हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए बड़ा इजी आप लोगों ने कर दिया है कि कोई एक्सेल शीट नहीं,
कोई मंथली वो चेक नहीं करना इसकी सैलरी कितनी थी, कोई गलत बन के ना आ गई हो, वो तो जैसा कि आप कह रहे हैं फॉर्म से ही उसने उठाना है, जो फिक्स अमाउंट है वही उठानी है। देखें बिल्कुल इजी कर दिया अटेंडेंस। हम अगर एचआर की बात कर रहे हैं तो अटेंडेंस से स्टार्ट हो रहा है ना। अटेंडेंस होगी यहाँ पे, वो ऑटो हमने कर दी, मैनुअल करनी है मैनुअल हो जाएगी, मैनुअल पे भी वन क्लिक पे पूरी के पूरे स्टाफ की करनी वो भी हो जाएगी, उसमें से कुछ जो ना पॉपुलेट करने सेलेक्ट करने वो भी हो जाएगी जब सारा कुछ, और फॉर्म भी एक बार हमने फिल कर लिया, अब वन क्लिक आ गया, बस क्लिक क्लिक करना है और आपने, मेरे ख्याल में ये कोई 5 मिनट्स की गेम नहीं है कि आप जो ना अपनी सैलरी शीट जो ना वो जनरेट कर सकते हैं। और इससे मैं अगर अगर इसी बात को आगे कंटिन्यू करूं तो नदीम साहब बता रहे थे अक्रूवल का। अक्रूवल हमने एक सेपरेट सेशन किया था, बहुत उसके ऊपर हैंडसम इंफॉर्मेशन अपने जो ना व्यूअर्स को हमने दी थी। मैं यहाँ पे फिर एक बता दूं कि अक्रूवल पोस्ट करने का मतलब क्या है। अक्रूवल पोस्ट करने का मतलब ये है कि आप अक्रूवल बेस्ड जो अकाउंटिंग होती है वो ये कहती है कि सैलरी तो हम प्रीवियस मंथ की पे कर रहे होते हैं नेक्स्ट मंथ में, 5 को 7 को 10 को, लेकिन वो होती है प्रीवियस मंथ की। अब वो उसका होता ये है कि जो भी इंस्टीट्यूट है वो उनमें जो एडमिन अकाउंट्स वाले होते हैं या जो डायरेक्टर साहबान है वो टेक्निकली अकाउंट्स की फील्ड को ज्यादा नहीं जानते। तो वो क्या कर रहे होते हैं कि जिस डेट में कैश देते हैं वो समझते हैं कि उस डेट में उसका के एक्सपेंस की एंट्री करनी है, जबकि ये रॉन्ग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल अपोजिट है, उसके अगेंस्ट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और हाँ अगर वो टैक्स बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं तो फिर भी कोई बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जिस मंथ का एक्सपेंस है वो उसी मंथ में ही बुक होना चाहिए, उसी मंथ में ही उसको एक्सपेंस जो है ना वो डेबिट करने चाहिए। जी तो उन अस्सलाम एक्सपेंसेस को डेबिट करने के लिए जी अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया इस पॉइंट पे। मैं नदीम साहब की तरफ वापस आऊंगा। नदीम साहब आगे कंटिन्यू कर रहे थे कोई नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे। जी नदीम साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? नदीम साहब आपका माइक आई थिंक तो बंद है, माइक अपना ऑन कर लीजिएगा। नदीम साहब आवाज नहीं आ रही, अपने माइक ऑन कर लीजिएगा काइंडली। जी नदीम साहब जी आवाज आ जुबैर रही भाई, है? अब जी जी, अब अब आ रही है आवाज आ रही है। आवाज। नदीम साहब जी आप आगे कंटिन्यू कर रहे थे इसका नेक्स्ट टॉपिक को। अच्छा जुबैर भाई, एक छोटी सी बात जो आसिफ भाई कर रहे थे वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हमारे इधर ना, जैसे आसिफ भाई कह रहे थे कि एक आप अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं, टैक्स बेस्ड कर रहे हैं, कैश बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं। ईआरपी का एक बहुत बड़ा फायदा है, जैसे इसमें भी चूंकि आसिफ भाई की एक्सपर्टीज भी हमारे साथ शामिल हैं और एक एक्सपीरियंस है ह्यूज पीछे। हमें पता है कि जो स्कूल ऑनर्स हैं उनकी नेचर क्या होती है, वो किस तरह की रिपोर्ट्स देखते हैं, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमें क्या कहते हैं, हमने एनालिसिस किस तरह लेने हैं बिल्कुल। अकाउंट्स के या रिकॉर्ड के। तो उसको देखते हुए ना हमने इसमें दोनों तरह की चीजें जो है ना वो रिपोर्ट्स में जाके मैनेज की हुई हैं। अगर कोई डायरेक्टर कहता है कि मैंने कैश बेस अकाउंटिंग करनी है, तो हमारी एक ह्यूज रिपोर्टिंग लाइन अप है जिसमें हम सिर्फ रिसीट्स पेमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं। हम उसे अक्रूवल उसमें नहीं डालते, उसमें हम जेन्युइन जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी को फिगर नहीं डालते, सिर्फ हम रिसीट पेमेंट को डिस्कस करते हैं। जो लोग कैश पेमेंट अकाउंटिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं कि वो कैश बेस पे समझ लेंगे। जो लोग अक्रूवल बेसिस पे आगे अकाउंटेंसी को रिपोर्टें देखने के आदी हैं, जो ओनर्स, हमने उनके लिए भी फैसिलिटेट किया हुआ है कि इसमें एक्चुअल स्टैंडर्ड प्रॉफिट लॉस है उसके नोट्स हैं, इसी तरह स्टैंडर्ड बैलेंस शीट है उसके नोट्स हैं, हमारा ट्रायल डेवलप हो रहा है। यानी उसमें भी हमने पूरी रिपोर्टिंग उनके लिए भी दी हुई है। असल में इसमें हमने दोनों तीनों तरह के लोगों को मैनेज किया हुआ है रिपोर्ट्स में जाके। अगर कोई कहता है मैंने तो कैश बेसिस अकाउंटेंसी करनी है, तो हमारे पास रिसीट पेमेंट की रिपोर्टिंग सफिशिएंट लाइन अप में है। हम कोई भी रिपोर्ट जो है उसे दिखा के वो कैश बेसिक अकाउंटेंसी हो गई। अगर वो कहता है अक्रूवल बेसिस है, तो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट हमने अक्रूवल की बेस के ऊपर बनाया हुआ है, तो वो उसे वो रिपोर्ट्स देख सकता है। यानी ये हम हर एंगल से ये सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग को मैनेज कर रहे हैं। जी साहब इंशाल्लाह हम लोग एक सेशन आप लोगों के मिश्र से हम एक सेशन करेंगे जो आप लोग डिस्कस कर आसिफ साहब का नॉलेज हम शेयर करेंगे अपने व्यूवर्स के साथ। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें। नेक्स्ट सेशन तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।